Welcome to Cognitive Platform, dear students and my dear friends. This is Bhavna Singh and I'll cover up your English grammar topic. Okay friends, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी इंग्लिश लैंग्वेज है क्या, ठीक है। बेसिकली कोई भी टीचर होगा वो आपको पढ़ाने से पहले ये बताएगा कि मैं जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ या जो भी सब्जेक्ट कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंग्लिश को पढ़ाने से पहले उसके बारे में इलैबोरेट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश लैंग्वेज की हमारी डेली की लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। इंग्लिश हमारे लिए एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके कह सकते हैं कि जिसके बगैर कोई भी आपका एग्जाम, आपकी कोई भी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करते हैं, मान लीजिए आपने इंग्लिश सेक्शन को छोड़ दिया, आपने बिल्कुल अवॉइड कर दिया कि ठीक है 10 मार्क्स की आ रही है, 20 मार्क्स की आ रही है, 50 मार्क्स की आ रही है, हमने इंग्लिश को नहीं पढ़ा है, अब क्या होगा? हम फेस कर लेंगे। लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपके लिए एक इंग्लिश, एक कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेली मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा और डे बाय डे जितनी भी चीजें मैं आपको इलैबोरेट कर रही हूँ उसे बहुत ही अटेंशन के साथ सुनना है, ठीक है। अगर आपने ये काम 1 मंथ तक किया तो आपको रिजल्ट, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको इसका 100% नहीं तो 90% तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा और आप फील करेंगे कि आप में क्या चेंजेस होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने से पहले ये बताना जरूरी है कि लैंग्वेज होती क्या है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है? वे ऑफ कम्युनिकेशन है, बात करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें दो लोग या दो से ज्यादा लोग बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन, ठीक है। दो लोगों के बीच की बातचीत या दो से ज्यादा लोगों के बीच की बातचीत, अगर वो इंग्लिश में हो रही है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर वो हिंदी में हो रही है तो क्या है? वो हिंदी लैंग्वेज है। It means if communication is going on in Hindi, then it is known as Hindi language. If a communication is going on in English, then it is known as English language. ठीक है? अगर हमारा communication हिंदी में हो रहा है तो वो हिंदी लैंग्वेज होगी, अगर हमारा कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो रहा होगा तो वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी। लेकिन लेकिन यहीं पे हम स्टॉप करते हैं खुद को। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के जो टॉपिक है उसमें जो कम्युनिकेशन हमारी इंग्लिश में तो होगी लेकिन कुछ रूल्स भी होंगे, ठीक है। बोलने के कुछ रूल्स होंगे जिन्हें हम पढ़ेंगे किसमें? हम पढ़ेंगे जैसे ग्रामर सेक्शन में, जिसे हम पढ़ेंगे ग्रामर में। इसीलिए कहते हैं हिंदी तो एक कम्युनिकेशन का वे है, लेकिन हिंदी ग्रामर क्या होती है? उसमें हम सीखते हैं किस तरीके से सेंटेंस का अरेंजमेंट होगा, कैसे हमें पढ़ना है और किस तरीके से हमें सीखना है। यही अब हम बात करते हैं कंपटीशन की, कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रामर को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ग्रामर होता क्या है। ग्रामर भी एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, जिसमें हम रूल्स पढ़ते हैं कि किसी भी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने सेंटेंस को पढ़ा और सेंटेंस को पढ़ने के बाद ग्रामर में हमने पहले वर्ब रख दिया, फिर सब्जेक्ट कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट किया, तो हमारा बिल्कुल स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। कुछ लोग स्पीकिंग करते हैं ना, बोले sit I down, then it is completely wrong. We should not try to write it according to that, ठीक है। हमें इसको ऐसे ना तो लिखना है और ना ही इस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें किसी भी लैंग्वेज को समझने से पहले, ठीक है, पढ़ने से पहले। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश के लिए आपकी बेसिक फर्स्ट पॉइंट क्या है। इंग्लिश को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या पढ़ेंगे? एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एलिजिबिलिटी, ELIGIBILITY, एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या है? अब कुछ स्टूडेंट से मैं पूछूंगी कि एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, तो बताएंगे कि मैम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने में आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? आपको बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट्स है, 4 पॉइंट्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कौन से पॉइंट्स है? 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको अपने माइंड में सेटअप करना है। अगर आपने इस पे अपना कमांड कर दिया तो लाइफ में ऐसी कोई चीज है नहीं, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। या आपको इंग्लिश सीखना है, आप इसी की हेल्प से इंग्लिश भी सीख सकते हैं, हिंदी सीखना है आप हिंदी भी सीख सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए लिसनिंग, LSRW। सुना होगा, साइकोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट आता है। ये एग्जाम में साइकोलॉजी का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, LSRW थ्योरी इज गिवन बाय। ठीक है, LSRW थ्योरी किसने दी है? तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में LSRW है क्या? कोई भी लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसे पढ़ने से पहले आपको LSRW के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, L क्या होता है? लिसनिंग, राइट डाउन, आप लोग लिखते चलिए इसे साथ में। लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, स्पीकिंग, फिर रीडिंग, देन राइटिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग मतलब क्या होता है? लिसनिंग मीन्स सुनना, लिसनिंग मीन्स सुनना, स्पीकिंग मीन्स बोलना, बोलना, रीडिंग मीन्स पढ़ना, पढ़ना, और राइटिंग मीन्स लिखना, राइटिंग मीन्स लिखना। देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने क्या लिख दिया है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कैसे, मैं क्लियर करती हूँ। लिसनिंग, अगर मैंने बात की लिसनिंग करने की, तो देखिए लिसनिंग करने का मतलब है हमें सबसे पहले सुनना होता है। अब आप लोग क्या है, आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत बड़े भी हैं, तो स्मार्टनेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने वीडियोस देखी, तो वीडियोस देखने से पहले किसी भी वीडियो को देख, अरे टीचर कैसा लग रहा है, अरे नहीं तो पढ़ा ही नहीं सकती, ठीक है, ये तो बहुत इनका स्टैंडर्ड ही नहीं। नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसे सुनना है। कोई भी लैंग्वेज, अगर कोई इंग्लिश आप सीखना चाह रहे हो तो आपको तो टीचर को टाइम देना पड़ेगा ना। तो अगर टाइम आप देंगे, आप लिसन करेंगे, आप लिसन करेंगे, किसी चीज को सुनेंगे, तो सुनने पे क्या होगा, सुनने के टाइम आप उस चीज को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे। बाय एंड बाय आपके माइंड में आएगा, ठीक है, हाँ मिस ने ये बोला था या मेरी टीचर ने ये बोला था, टीचर ने बोला था आई वेंट देयर, इसमें कि उसने उन्होंने ये बताया कि वो वहां गई थी। तो आप भी क्या करेंगे, जब आप लिसन करेंगे तो आप उससे धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करेंगे। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग इंग्लिश क्या करते हैं, छोटे से ही बोलने लगते हैं, तो इसके पीछे इसका ये रीजन तो नहीं है ना कि इनबॉर्न टैलेंट है, नहीं, इनबॉर्न टैलेंट तो देखिए वो तो हो जाता है, लेकिन उससे पहले क्या है कि उससे वैसा एटमॉस्फेयर दिया गया है। एवरीवन इज स्पीकिंग इंग्लिश, सबको इंग्लिश बोल रहा है उसके सामने। अब क्या होगा, तो वो बच्चा भी उस चीज को लिसन करेगा और लिसन करने के बाद धीरे धीरे उसे बोलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो बोलने के बाद फिर अब वो उसे उसी लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, रीड करेगा, रीड करने के बाद अब वो उसी को राइट करने लगेगा, रीड मतलब पढ़ने लगेगा, और पढ़ने के बाद वो उसी लैंग्वेज को लिखेगा भी। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इंग्लिश भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे सब सीखने के लिए, मान लीजिए अभी घर में आप बैठे हुए हैं, आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम है, आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, तो पर्सनालिटी को अगर आपको अपनी डेवलप करना है, आपको किसी भी अच्छी साइड पे खड़े होकर अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए, एल यानी लिसन करना। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को आपको स्किप नहीं कर देना। इफ अ टीचर इज स्पीकिंग इंग्लिश देन यू डोंट नीड टू स्किप योर वीडियो, राइट। आपको अपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना क्या है, लिसन करना है। लिसन करेंगे आप तभी आप अंडरस्टैंड करेंगे और आप बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश भी सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए करना क्या है, आपको लिसन करना है, उसको सुनना है, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड इज स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या होगा, स्पीकिंग जब आप लिसन करेंगे देन आप उसे बोलना स्टार्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा स्पीकिंग में। देन थर्ड पॉइंट क्या है, रीडिंग। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई आपने अगर बोलना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट करो। अब मान लीजिए आपने बोलना स्टार्ट किया, अब बोलने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसे पढ़ेंगे, और जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे। नए वर्ड्स मिलने के बाद क्या होगा, आप खुद देखेंगे, जब आप किसी भी नॉर्मल सेंटेंस को, मान लीजिए मैंने बोला ये सब चीजें फेक हैं, मैंने बोला ये सारी चीजें फेक हैं, तो मैं तो बोलूंगी फेक है, लेकिन आपने अब फेक की जगह अगर कोई वर्ड पढ़ लिया शाम, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप उस वर्ड को यूज करने लगेंगे। तो रीड करने का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट हमें होता है, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, एक बहुत इजी सा वर्ड आ जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, और हम क्या करेंगे, हम कंफ्यूज हो जाए, अरे ये वर्ड तो हमें आता नहीं, बट एक्चुअली अगर आपने रीड किया होता, अपनी रीडिंग स्किल को आपने अच्छा किया होता, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता। क्यों? क्योंकि रीडिंग कैपेबिलिटी एक बार अगर आप में
एक बार आ गई तो फिर आपको रीड करना बहुत अच्छा लगने लगेगा, बुक्स आपकी अपनी फ्रेंड हो जाएंगी, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नो आई एम गेटिंग बोर्ड, आई नीड टू जस्ट वॉच सम मूवीज, नो नो नो, यू यू विल जस्ट ट्राई टू गिव योर टाइम ओनली ऑन योर बुक्स, ठीक है। आप अपना टाइम किस पे देंगे, अपनी पढ़ाई पे देंगे, अपनी रीडिंग पर देंगे। रीडिंग स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी तो आप राइट करने लगेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा कि जो सेंटेंस है जिसका अरेंजमेंट जिस सीक्वेंस में है उस पर राइटिंग क्या होगी, अब उसको और भी ज्यादा बहुत ही स्टैंडर्ड दे रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ लिया, लिखा है शी इज रीडिंग, तो आप लिखोगे भी ना, शी कैसे लिखते हैं, शी इज रीडिंग, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में 4 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है। तो मुझे लग रहा है ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। एलिजिबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है। एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है, LSRW, ठीक है, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट में आएगा आपका एबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके अंदर, एबिलिटी क्या होनी चाहिए, एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, अब हम सबसे पहले जानेंगे एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। अब किसी से हम पूछेंगे, अच्छा आप बताइए आपने कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, क्यों किया है? कुछ लोग कहेंगे अरे हमने तो भाई अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए किया, आपने आपको बहुत स्मार्ट बनाने के लिए किया। लेकिन ये सारे तो आप रिस्पॉन्स देंगे ही देंगे कि ठीक है आप अपने आप को आप नॉलेज गेट कर रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो आपका सबसे अच्छा रिप्लाई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैं सिलेक्शन के लिए आया हूँ, मैं सिलेक्शन के लिए आया हूँ, आई हूँ, या मैंने इसे इसीलिए ज्वाइन किया है कि मेरा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो पाए, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हमारी जो बेसिक एबिलिटी है, यानी कि हमें जो नॉलेज होनी चाहिए, हमें इंग्लिश में जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो एबिलिटी ऑफ ग्रामर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एबिलिटी ऑफ ग्रामर, एबिलिटी ऑफ ग्रामर, राइट डाउन एबिलिटी ऑफ ग्रामर। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है आपका, एबिलिटी ऑफ ग्रामर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वर्ड पावर, वर्ड पावर। देखिए आज की लाइफ में क्या है, हम इसे बहुत नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वर्ड पावर में हम बिल्कुल भी कमांड नहीं देते और इंग्लिश हमारी इसीलिए वीक हो जाती है। जो भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो वर्ड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए कोई भी वर्ड लिखा है, अब हमें इसका एंटोनिम बताना है, हमें इसका सिनोनिम बताना है, वो हमें नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज हम वर्ड पावर पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे। जब हम वर्ड पावर पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रहे हैं तो हमारा एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी ये पावर तो आपका वीक हो गया। तो ग्रामर आप कितने भी रूल्स पढ़ लो, ठीक है, आपके तो फिर वर्ड पावर से रिलेटेड जो भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, जो भी पैरानिम्स आ रहे हैं वो सारे तो आपके गलत हो जाएंगे। फिर तो वो मान लीजिए अगर ये पूरा 5 या 6 मार्क्स कवर कर रहा है, 6 मार्क्स तो ये आपका निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप वीक हो जाओगे ना। जो टीजीटी पीजीटी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, केवीएस के एग्जाम्स होते हैं, उसमें बेसिक जो क्वेश्चन, मान लीजिए आप स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सब में जो क्वेश्चन आते हैं वो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के क्वेश्चन, एसएससी 10+2 सीजीएल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसे फेस करते हैं और इसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको दूंगी कुछ एक्स्ट्रा इससे रिलेटेड कंटेंट की, वर्ड पावर से रिलेटेड कि आपको कौन से एंटोनिम्स, कौन से इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, और प्रिपेयर करने के बाद ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो थर्ड है क्या, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन। एबिलिटी हमारी होनी चाहिए कॉम्प्रीहेंशन, 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 COMPREHENSION, ठीक है। ग्रामर GRAMMAR। अब ग्रामर की भी स्पेलिंग आप लोग गलत मत करिएगा, GRAMMER मत करिएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पेलिंग जो एरर्स हैं, जो आपका एक टॉपिक आता है ना स्पेलिंग एरर्स, तो वो भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। बेसिकली स्पेलिंग इतना मैटर नहीं करती है कि आप स्पीकिंग में बोलोगे तो आपके लिए स्पेलिंग मैटर करेगी, लेकिन ग्रामर में क्वेश्चन होता है जिसमें स्पॉटिंग एरर्स में स्पेलिंग एरर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको सही करना होगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये मान लीजिए कि स्पेलिंग मैंने लिख दी है यहाँ पे ग्रामर, ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर अगर वो
और मैंने एक स्पेलिंग लिखी है सुनामी, सुनामी। ठीक है, ये दो स्पेलिंग मैंने लिखी है, तो क्या बताइए क्या सुनामी की स्पेलिंग सही है? अब हम तो बोलेंगे नहीं मैम गलत बता रही है, नहीं सुनामी की तो बिल्कुल सही है। नहीं, सुनामी की स्पेलिंग जो होती है वो टी से स्टार्ट होती है। ठीक है, TSUNAMI। तो ये सारी चीजें आप जब मेरे साथ डेली जुड़े रहोगे तो आपको वर्ड पावर के सेक्शन पे मैं इन चीजों को भी क्लियर करूंगी, जिसमें स्पेलिंग एरर से रिलेटेड जो भी आपके मिस्टेक्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन भी, हमें एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रीहेंशन हमारे अंदर इसकी स्किल होनी चाहिए। तो जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि आपके अंदर एलिजिबिलिटी किस चीज की होनी चाहिए? LSRW की, जो अचानक से ऐसा नहीं है कि कोई आपको तुरंत 5 मिनट्स में आ जाएगा, 1 आवर में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले, समझने से पहले आपको उसे टाइम देना होता है। तो आपको टाइम देना होगा LSRW में बेसिकली 3 to 4 मंथ्स आपको टाइम देना ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? एबिलिटी ऑफ ग्रामर होनी चाहिए, वर्ड पावर होना चाहिए, और थर्ड क्या है? कॉम्प्रिहेंशन स्किल होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रामर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्रामर में जितने भी क्वेश्चन है सारे कवर करेंगे। तो ग्रामर का तो बेसिक मतलब क्या है कि एबिलिटी ऑफ ग्रामर में आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सेंटेंस का अरेंजमेंट कैसे होता है, कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस में करेक्शन कैसे करनी है, तो ये सारी चीजें हम ग्रामर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं वर्ड पावर के। मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर दे रही हूं आपको। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा एबिलिटी ऑफ ग्रामर, एबिलिटी ABILITY, एबिलिटी ऑफ ग्रामर, एबिलिटी ऑफ ग्रामर। ठीक है, मैंने लिखा एबिलिटी ऑफ ग्रामर। तो एबिलिटी ऑफ ग्रामर में क्या होगा? हम लोग ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स हैं, ग्रामर होती क्या है, ग्रामर में कितने टॉपिक्स हैं, किस तरीके से हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, तो ये ग्रामर में आएगा। तो ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसे पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, लेटर्स क्या है, वर्ड्स क्या है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा क्या था? एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर, एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर। तो देखिए एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर में क्या है? वर्ड पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें कि आपके टॉपिक्स आएंगे एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स आएगा, सिनोनिम्स आएंगे, होमोफोन्स आएंगे, होमोफोन्स आएंगे आपके, होमोफोन्स आएंगे, होमोनिम आएंगे। ठीक है, पैरानिम्स भी आएंगे। राइट डाउन, अब ये सारी चीजें मैं इसमें लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोग लिख लीजिए। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, पैरानिम्स। ठीक है, इडियम्स, फ्रेजेस, इसी में हम लोग पढ़ेंगे इडियम्स, फ्रेजेस, इडियम्स, फ्रेजेस, इडियम्स, फ्रेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट डाउन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें ये सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जो वर्ड पावर में होगा, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे एंटोनिम सिनोनिम से, तो ये सब हम लोग वर्ड पावर में क्लियर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो एग्जाम्स में और पावर एक हमारे मार्क्स को कवर करता है, वो क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट क्या है? राइट डाउन, एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रीहेंशन,
ठीक है। एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने LSRW में बताया ना कि स्पीकिंग रीडिंग आप करते रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन जिसकी स्पीकिंग जिसकी भी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है, जिसने बुक्स पढ़े होंगे, जिसने ड्रामास पढ़े हैं, ठीक है, तो उसे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ठीक है अनसीन पैसेज में बात किसकी की जा रही है। एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन। अब हम एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो इसमें क्या होंगे, अनसीन पैसेजेस आएंगे, अनसीन पैसेजेस आएंगे, ठीक है, इसमें अनसीन पैसेजेस होंगे। और अनसीन पैसेजेस किससे रिलेटेड हो सकते हैं, एक स्टैंजा हो सकता है, किसी भी पोयम का कोई स्टैंजा आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, कोई भी पोइट्री की कोई लाइन आ सकती है, ठीक है, किसी भी पोएम्स की कोई लाइन आ गई, द आउट्स आर लवली डार्क एंड डीप डीप, ठीक है, ऐसे लाइन्स आ गई मान लीजिए, या फिर आपके कोई भी प्रोज आ गया, ठीक है, प्रोज से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, कोई ड्रामा आ गया, ठीक है, तो ये सब आपके अनसीन पैसेज टू टाइप्स के होंगे, एक स्टैंजा फॉर्म में होगा, एक स्टोरी फॉर्म, कोई स्टोरी आ सकती है, ठीक है, स्टोरी भी आ सकती है एग्जाम में, या फिर किसी न्यूज जो बहुत हाई लेवल के एग्जाम्स होंगे उसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी आते हैं, ठीक है, उसमें आर्टिकल्स आ जाते हैं, एडिटोरियल पार्ट कवर करते हैं, ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ, आप समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है। तो अनसीन पैसेजेस में आप स्टैंजा पढ़ेंगे, आप अनसीन पैसेज, आप प्रोज स्टोरी ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें क्या होंगे, इसमें जो भी आप पोयम होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और अनसीन पैसेज में जो प्रोज स्टोरी होगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन दिए होंगे, और उन्हें आपको सिलेक्ट करके उसी पैसेज से सिलेक्ट करके लिखना है, ठीक है, तो ये हो गए आपके अनसीन पैसेज। अब आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में किस तरीके का सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको अवॉइड करना है, और एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसे आपको अवॉइड करनी ही नहीं है, ठीक है, ये माइंड में नहीं सेट करके रखना है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं तो मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, नहीं नहीं, या कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं सोच के रखना है कि बहुत इंटेलिजेंसी आपके एग्जाम को बीट करने में वर्क करती है, क्योंकि मैंने भी ऐसे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, ठीक है, जिस समय हम लोग टेट दे रहे थे, सीटेट दे रहे थे, हम लोगों को ये लग रहा था अरे नहीं हमें तो बहुत आता है, टेट पर तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन एट द टाइम व्हेन आई फेस व्हेन आई रियलाइज दैट एक्चुअली आई एम कमिटिंग मिस्टेक, आई हैव जस्ट मेंटेन्ड माय सिनेरियो, मतलब मैंने उस चीज को इतना अपना, आई मेंटेन माय लेवल, मेरे से कैसे गलती हो सकती है, छोटी गलती कैसे हो जाएगी, तो इसके लिए आपको इंटेलिजेंट होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप बहुत, आप कहेंगे भाई ये मान लीजिए मेरी फ्रेंड है ये तो इंटेलिजेंट ही नहीं है तो ये कैसे एग्जाम क्रैक करेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी, आपकी इंटेलिजेंसी इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हार्ड वर्क और आपकी स्मार्ट लर्निंग, ठीक है, कि आप कितने स्मार्ट हो, किस तरीके से स्मार्टली आप अपनी चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है, तो आपको स्मार्ट बनना कैसे, आपको स्मार्ट मैं बनाऊंगी कि कैसे पॉइंट्स पढ़ने हैं, किन किन चीजों को पढ़ना और किससे अवॉइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे जिसमें नाउन, नाउन, प्रोनाउन, सभी एग्जाम में देखिए इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन, JECTION। अब इसे जंक्शन मत लिख दीजिएगा क्योंकि ये भी एक किसी किसी एग्जाम्स में इसमें भी एरर आ जाती है, देखिए इंटर, INTERJUNCTION अगर आपने लिख दिया है या फिर किसी भी एग्जाम में लिख करके आया है कि बताइए इसमें 4 पॉइंट्स दिए हैं कौन सी स्पेलिंग सही है, कहीं पे उन्होंने लिख दिया इंटरजेक्शन, ठीक है, कहीं पे लिख दिया थर्ड पॉइंट है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, 4 पॉइंट है
ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें से बताना है कौन सी सही है, तो कौन सी सही है बताइए। ये सही है ना? नहीं, ये नहीं सही है। ये सही है? नहीं, ये INTRGECTION ये सही है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये कैसे होगा, ये बहुत ही इजी है। इसे जब आप डेली लिखेंगे, आप अपनी ऐसी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, आप उसे पढ़ेंगे समझेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, बस मुझे लगता है 16 to 17 डेज में आपकी ये एरर्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये टॉपिक हमारे सबसे मस्त है। देखिए, ये सारे के सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक्स आते ही हैं, आपको इसे अवॉइड नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस, अब वॉइस में क्या आता है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव एक्टिव पैसिव वॉइस। 4 पॉइंट दिए होंगे, चेंज करने के लिए आ जाएगा एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नैरेशन आएगा आपका, नैरेशन, NARRATION, नैरेशन आएगा। तो नैरेशन मतलब क्या होता है, सबने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नैरेशन का पार्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में ही आएंगे आपके ये क्लॉजेस जो हैं। ठीक है, एडवर्ब क्लॉजेस, नाउन क्लॉजेस, सिंटेक्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़नी है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्लियर किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें क्लियर होंगी, और भी जितने भी टॉपिक्स और आगे बचेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स, सॉरी आर्टिकल्स भी आते हैं आपके एग्जाम में, अनसीन पैसेज आएंगे, तो ये सब तो मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया है। अनसीन पैसेजेस आपको पढ़ने हैं, या फिर मैं कुछ अनसीन पैसेजेस यहाँ पे सॉल्व भी कराऊंगी और ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे और पढ़ करके अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका कोर्स है जिसमें आपको वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन बेटा बहुत बड़ा पार्ट है, ये सब कुछ आपके एग्जाम्स में सारे क्लॉजेस, फ्रेजेस, ठीक है, ये सब क्लियर कर लेगा इसे। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका कोर्स, आपके कोर्स में इतने आर्टिकल्स भी आने हैं, ARTICLES आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में ए एन दा ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ए एन दा, कहाँ पे ए यूज करेंगे, कहाँ पे एन यूज करेंगे, कहाँ पे दा यूज करेंगे। ठीक है, नाउन में नाउन की मिस्टेक आ जाती है, आती है, प्रोनाउन में प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, तो ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी। इंटरजेक्शन में, अब स्पॉटिंग एरर्स में क्या होगा, यहीं पे हमें जो एरर्स होंगी उससे क्लियर करना होगा। और स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आएंगी, ये भी एक टॉपिक होता है स्पेलिंग मिस्टेक्स में, स्पेलिंग एरर्स जो टॉपिक होगा उसमें क्या करेंगे, जो स्पेलिंग्स में आपकी मिस्टेक होगी उसे आपको सही करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे और जो आपका पॉइंट है मैंने बताया ही आपको, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, होमोफोन्स, होमोफोन्स, तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, ये सब मैं बता चुकी हूँ, मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोनिम्स। नेक्स्ट आपका जाएगा पैरानिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, देन इडियम्स फ्रेजेस के बाद आपका जो टॉपिक कवर करता है, इसमें फ्रेजेस क्या होते हैं, इडियम्स। ठीक है, तो ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया, इतना हमारा कोर्स है, और इससे भी ज्यादा कुछ पॉइंट जो आपके एग्जाम में अपडेटेड और भी सिलेबस होगा वो मैं कवर कराती चलूंगी, लेकिन सबसे पहले जो हम बेसिक अपना अटेंशन देंगे वो आर्टिकल्स में देंगे, नाउन प्रोनाउन में देंगे। ठीक है, और डे बाय डेली मैं आपको 5 ऐसे वर्ड्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्जाम्स में आए हुए होंगे, मैं उसकी प्रिपरेशन वीडियो के खत्म होने के जस्ट 5 या 10 मिनट्स पहले मैं उसे डेली कराऊंगी, जिससे आप एक कॉपी बना लीजिएगा। कॉपी बनाने में क्या होगा, वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डेली जो वर्ड्स मैं बताऊंगी उसे आपको उससे रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाना है, और बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उन्हें सेंटेंस को आप डेली लाइफ में यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपकी स्पीकिंग स्किल भी अच्छी आएगी, आपके वर्ड सिलेक्शन भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो और एक स्टैंडर्ड भी आपका डे बाय डे क्या होगा, इंप्रूव होगा। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक जो अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी, मुझे लगता है इसमें से 80% स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन, ये चीजें नहीं पता है।
ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे जो पहला टॉपिक है वो क्या है, ग्रामर। पहला टॉपिक क्या है, यही हमें पढ़ना ही है। ठीक है, ग्रामर। अब ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया था, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ब इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में ही हमारा सेंटेंस डिपेंड करता है। लेकिन वो अब इसमें क्या है, हमें नॉलेज होनी चाहिए सेंटेंस की। हमें नॉलेज किसकी होनी चाहिए, सेंटेंस की। तो सेंटेंस किससे बनेगा, सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए लेटर्स। लेटर्स, लेटर्स कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं ये सबको पता है। ठीक है, लेटर्स हमारे होते हैं 26। 26 में भी इनका डिवीजन कितने पार्ट्स में है, 2 पार्ट्स में है। एक होता है वॉल्स, जिन्हें हम लोग बोलते हैं वोवेल्स, और होता है क्या, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वोवेल्स कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं हमारे, 21 होते हैं। ठीक है, तो 21 प्लस 5 कितना हो गया, 26। लेकिन लेकिन यहीं पे स्टॉप होते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे, बताइए वोवेल साउंड्स कितने होते हैं। मुझे पता है इसमें से 80% लोगों को ये नहीं पता होगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। टेट, सुपर टेट, जितने स्टूडेंट्स स्पेशल टेट, स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, और इस बार के सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, फोनेम ऑफ वॉल्स क्या है, या वोवेल साउंड कितने होते हैं। ठीक है, तो ये कितने होते हैं बताइए, वोवेल साउंड्स हमारे होते हैं 20। ठीक है, वोवेल साउंड्स कितने होते हैं, 20। और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं हमारे, 23। 21 प्लस 3, सॉरी 21 प्लस 3 यानी 24। ठीक है, अब कभी कभी आ जाएगा इंग्लिश में कितने साउंड्स कितने होते हैं, टोटल फोनेम्स कितने होते हैं। तो हम बताएंगे कितने होते हैं, 24 प्लस 20 इज इक्वल टू 44, यानी 20 20 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 44। ठीक है, 44 होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे आपको अवॉइड नहीं करना, नीचे आप लिख लीजिएगा कि टोटल साउंड्स, या टोटल मत ही लिखिए, ठीक है, साउंड्स ऑफ लेटर्स। ठीक है, या फोनेम भी इसे बोलते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा PHONEME, फोनेम। ठीक है, तो अब इससे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कितने, 44 होते हैं। वॉल्स में अगर क्वेश्चन है, वॉल्स के साउंड्स कितने होते हैं, 20 होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स के कितने होते हैं, 21 प्लस 3 24। अब आप बोलेंगे वॉल्स ही 5 क्यों होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में तो ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, जब तक अगर हमारा माइंड ऐसे क्वेश्चंस नहीं रेज करेगा, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं पुटअप करेगा, तो फिर हम कैसे अपना स्टैंडर्ड दिखाएंगे। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ आपसे, कि वॉल्स में जो आपके 5 साउंड, देखिए बिना वॉल्स के कोई भी वर्ड पॉसिबल नहीं होता है, या किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कैसे, वॉल्स हमारे कितने होते हैं, AEIOU, और लेटर्स A B से लेकर के Z तक लेटर्स होते हैं आपके। ठीक है, और लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। वॉल्स कितने होते हैं, 5 AEIOU। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, देखिए जैसे अगर मान लीजिए आपने लिख दिया बी, तो देखिए जो हम बी बोल रहे हैं, तो बी भी वॉल की हेल्प ले रहा है। कैसे, बी, ई निकल रहा है ना, ई, तो इट मीन्स दैट कि जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं वो सब हेल्प लेते हैं वॉल की। ठीक है, लेकिन ए देखिए, ए किसी की हेल्प नहीं ले रहा, AEIOU, IOU, तो ये नहीं ले रहा है। तो ये सारे आपके जो आप जिस तरीके से बोलते हैं ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो कॉन्सोनेंट हेल्प लेते हैं। सी देखिए, अगर मैंने सी बोला तो सी बोला ना, तो स और ई का साउंड निकल रहा है, इट मीन्स ये हेल्प ले रहे हैं किसकी, वॉल साउंड की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट डिपेंड होते हैं हमेशा वॉल्स पे। ठीक है, और वॉल्स कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं हमारे, 24 होते हैं। तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि लेटर्स कितने होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं। और लेटर्स का डिवीजन कितने पार्ट्स में होता है, 2 पार्ट्स में होता है, जिसमें 2 पार्ट्स में वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स पे मैंने इसे डिवाइड किया। वॉल्स मैंने आपको क्लियर किया कि 5 वॉल्स होते हैं, AEIOU। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21 होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट्स आपके 21 होंगे। अगर साउंड कोई पूछ ले कि कॉन्सोनेंट्स के कितने साउंड होंगे, तो आप बताएंगे 24। अगर टोटल पूछ ले तो आप बताएंगे 44 होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ लिया लेटर्स। लेटर्स से मिलकर के क्या बनता है, अब हम पढ़ेंगे लेटर से मिलकर क्या बनेगा। लेटर से मिलकर के बनेगा भाई वर्ड। ठीक है, कैसे, मान लीजिए मैंने लिख दिया है
बॉय, बॉय मैंने लिखा तो ये वर्ड हो गया ना एक। लेकिन अगर मैं लिख दूं SHLEEEEN तो ये क्या हो गया, ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, ये बस लेटर्स को हम लिखते जा रहे हैं। वर्ड क्या होता है, जिसकी एक प्रॉपर मीनिंग निकले, ठीक है, वो वर्ड है। तो ये क्या है, वर्ड है, ठीक है। और वर्ड्स का जो अरेंजमेंट, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, वो सेंटेंस बनाता है। वो क्या है आपका, सेंटेंस है, ठीक है। तो ये वो क्या होगा आपका, सेंटेंस होगा। और देखिए हम फिर से अपने टॉपिक पे पहुंच गए। सेंटेंस जो मिलता है वो थ्री, जिसमें बेसिक इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होंगे सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब सेंटेंस क्या होगा, एक अरेंजमेंट होगा, वर्ड्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा, जिसे हम बोलेंगे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इज नोन एज सेंटेंस, ठीक है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, वर्ड्स का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा जिसे हम सेंटेंस बोलेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा है, मैंने लिखा शीला इज राइटिंग, शीला इज राइटिंग, ठीक है। शीला इज राइटिंग मैंने लिखा है, तो शीला क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में काम कर रहा होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, भावना इज टीचिंग हियर, देन ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा जो काम कर रहा है। क्वेश्चन में जो बेसिक, जो मेन डोअर होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, जो मेन डोअर होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, भावना यहाँ शीला क्या कर रही है, शीला लिख रही, सॉरी मैंने एल लिख दिया था, ये टी होगा, ठीक है। राइटिंग, शीला लिख रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, शीला, ठीक है। ये हो जाएगा, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये बेसिकली आपकी वर्ब है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, राइट, यानी वर्ब मतलब होता है एक्शन, ये आपकी वर्ब है। राइटिंग, मान लीजिए मैंने लिख दिया अ लेटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे इतने टॉपिक्स को बस अंडरस्टैंड करते हैं कि इंग्लिश में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको ग्रामर को बहुत ही ज्यादा इजी बनाना है। अगर ग्रामर को आप ये समझते रहेंगे नहीं इंग्लिश तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, इसे छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, आगे की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें जॉब मिल जाएगी, फिर हमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए पढ़ना, तो आप इन चीजों को अपने माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए कि नहीं पढ़ना है, आपको अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आपने एग्जाम क्रैक भी कर लिया, ठीक है, फिर भी आगे इंटरव्यू में आपको फेस करना ही पड़ेगा। अब बोलेंगे मैम हिंदी में भी दे सकते हैं, अरे हिंदी में दे सकते हो, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ आपका स्टैंडर्ड होता है जिसमें आप अपने आप को लोगों की फील्ड में स्पेशल दिखाते हो, ठीक है। तो जिस समय मैंने खुद इंटरव्यू फेस किया, आई रियलाइज नो, आई नीड टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट अपन कम्युनिकेशन स्किल, कि मुझे भी कॉन्सेंट्रेट करना है अपने कम्युनिकेशन स्किल पे और उसको बढ़ानी है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने फील किया है अपने साथ। तो ये आपको करना क्या है, ग्रामर को अवॉइड नहीं करना है, उसके साथ साथ आपको अपनी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल को भी ध्यान देना है, ठीक है। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद एबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रामर पढ़ना है आपको, ग्रामर को अवॉइड नहीं करना है। उसके बाद वर्ड पावर्स आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे, और कोई भी चीज देखिए आपकी 5 मिनट में नहीं तैयार हो पाती। जो भी टीचर्स आके प्रमोट करते 5 मिनट्स में वर्ड पावर को सीखिए, तो देखिए मैं बिल्कुल इस चीज के फेवर में नहीं हो कि 5 मिनट्स में आप कुछ सीख सकते हैं, 5 मिनट्स में आप कुछ प्रिपेयर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको किसी भी चीज को पढ़ने के लिए पहले उसे टाइम देना होता है। अगर आप टाइम देंगे तो मैं कह रही हूं, मैं 100% श्योर हूं कि आप ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको नहीं आएगी। तो इंग्लिश ग्रामर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। ग्रामेरियन भी एक, मुझे लगता है कि एक आदमी रहा होगा जिसने रूल्स बनाया, कुछ मैन ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इन रूल्स को सेट किया, ठीक है। तो हम ही आप में से निकल के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आकर के सिलेक्शन लेते हैं, जो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, कैसे डे बाय डे वो प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, and if you have any query related to subject, then I'll try to do my best. Thank you very much.